हेलो। गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई में व्यस्त और जीवन में मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 3.5। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 3.4 तक पढ़ चुके हैं। आज प्रश्नावली 3.5 के सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो यहाँ पे आज का जो हम लोग के पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसी एक अद्वितीय हल है। किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। जब हमारा अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल, और केवल एक हल का क्या कंडीशन होता है? A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। जब ये कंडीशन आएगा तब जो है इस परिस्थिति में हमको वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है और इसका वैल्यू पता करना है। तो क्वेश्चन समझ गए आप लोग? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या पता करना है? ये पता करना है कि हम लोग का यहाँ पे अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, कि बहुत सारा हल है, क्या हल है, ये सारा चीज हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं पहले समीकरण की सहायता से, जो हमारा पहला समीकरण है इसकी सहायता से हम लोग A1 B1 और C1 का मान पता करते हैं। A1 का मान 1 है, फिर इसके बाद B1 का मान यहाँ पे -3 है, और C1 का मान यहाँ पे हमारा -3 है। इसके बाद जो हमारा दूसरा समीकरण है, इस दूसरे समीकरण से A2 B2 और C2 का मान देखते हैं। A2 का मान हमारा 3 हो गया, फिर इसके बाद B2 का मान हमारा -9 हो गया, और C2 का मान हमारा -2 हो गया। यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा है A1/A2 करेंगे तो A1/A2 का मान हमारा 1/3 आ रहा है। फिर इसके बाद B1/B2 करेंगे तो B1/B2 यहाँ पे दिख रहा है -3/9 दिख रहा है। यहाँ पे माइनस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर 3 इकाई 3 हो जाएगा और 3 तिया 9, यानी यहाँ पे हमारा B1/B2 का वैल्यू दिख रहा है 3। तो यहाँ पे देख लीजिए A1/A2 बराबर में आ गया है B1/B2 के, यानी यहाँ पे जो हमारा है क्या आ गया है? A1/A2 है बराबर है B1/B2 के। इसके बाद यहाँ पे हम लोग C1/C2 भी निकाल लेते हैं। जब हम लोग C1/C2 निकालेंगे, यहाँ पे देखिए पहले हम निकाल ही लेते हैं, इसके बाद सारा चीज लिखेंगे। यहाँ पे हमारा C1/C2 जब निकालेंगे तो C1/C2, C1 का मान हमारा -3 है और C2 का मान -2 है। इस तरह से C1/C2 हमारा क्या निकल गया? 3/2 निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और C1/C2 जो है बराबर नहीं है। देख लीजिए A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन C1/C2 क्या है? 3/2 है, बराबर नहीं है। तो ये शर्त जो है, ये कंडीशन किसके लिए पढ़े थे? तो ये शर्त हमारा था जिसका कोई भी हल नहीं है उसके लिए था। यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? इसका कोई हल नहीं है। इसका क्या है? कोई हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं है। कोई हल, कोई हल नहीं है। यहाँ पे आप लोग पढ़े थे जब हमारा दो गो बराबर है, एक बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं, सब बराबर हो जाता तो अनेक हल, और कोई भी बराबर नहीं होता तो केवल एक हल। ये पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे इसका कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो इसका हमको निकालना ही नहीं है। जब हमारा अद्वितीय हल हो जाएगा,
तो इस परिस्थिति में हमको निकालना है। तो चलिए, इसका तो कोई हल है ही नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा दिख रहा है। यहाँ पर समीकरण बनाना है, तो ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस 5 को पहले ले आते हैं। ये हमारा 2x है, प्लस में y है, और इस 5 को पहले ले आए तो -5 हमारा 0। यहां से हमको a1 a2 और a1 b1 और c1 का मान निकल जाएगा। a1 का मान हमारा 2 है, फिर इसके बाद b1 का मान यहाँ पे दिख रहा है 1 है, और c1 का मान यहाँ पे हमको -5 दिखा। फिर दूसरे समीकरण से, जो हमारा दूसरा समीकरण है, 3x प्लस में 2y है, आप 8 को पहले ले आए तो -8 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहां से हमको निकल जाएगा a2 का मान, तो a2 का मान 3 हो गया। फिर b2 का मान, तो b2 का मान यहाँ 2 दिख रहा है, और c2 का मान, c2 का मान -8 दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग a1 बट्टा में a2 करते हैं, a1 बट्टा a2, तो यहाँ दिख रहा है 2 बट्टा में 3 हो गया। फिर इसके बाद b1 बट्टा b2 करेंगे, तो b1 का मान कितने है, 1 है, और b2 का मान यहाँ पे हमारा 2 है। यहाँ पे हम लोग c1 बट्टा c2 कर लेते हैं, तो c1 का मान यहाँ पे हमको दिख रहा है -5, और c2 का मान दिख रहा है -8। माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 5/8 हो जाएगा। यहां तक हम लोग कर लिए। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 कोई भी बराबर नहीं है। यानी यहाँ पर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो जैसे ही कोई बराबर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, केवल एक हल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका इसका केवल एक हल है, इसका केवल एक हल है, और इसी को हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। एक हल है तो उसी को कहेंगे अद्वितीय हल। तो इसका अद्वितीय हल होगा, तो इसको हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वज्र गुणन विधि, यहाँ पे क्या बोला गया है, नजर आ रहा है, वज्र गुणन विधि से निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग किस नियम का प्रयोग करेंगे, वज्र गुणन विधि। तो यहाँ पे वज्र गुणन विधि से निकालेंगे, वज्र गुणन विधि से निकालेंगे इसको। तो वज्र गुणन विधि में किस तरह से निकालते हैं, तो वज्र गुणन विधि में आप लोग ध्यान रखिएगा, x और y निकालने का एक फॉर्मूला होता है। x है, यहाँ पे हम लोग y कर दिए, यहाँ पे हम लोग 1 कर दिए। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, BC है, माइनस में BC, फिर यहाँ पे CA है, माइनस में CA। थोड़ा सा इसको फैला के लिखते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से। इसके बाद आपको याद करने का तरीका बताएंगे। y बट्टा में CA है, और फिर माइनस में CA, फिर बराबर में 1 बट्टा AB, माइनस में है AB। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पे 12 21 लिखेंगे, 12, फिर यहाँ पे 21, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 21, फिर यहाँ पे हमको 12 लिखना है, यहाँ पे हमको 21 लिखना है। यानी ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला का उपयोग करना है बनाने के लिए, x और y निकालने के लिए हमको इसी फॉर्मूला का उपयोग करना है। x बट्टा b1 c2 माइनस b2 c1, y बट्टा c1 a2 माइनस c2 a1, 1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारा फॉर्मूला है। याद आसानी से रख सकते हैं, x बट्टा bc माइनस bc, ca माइनस ca, ab माइनस ab, और 12 21 रखते जाना है। ये आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। x लिख दिए, यहाँ पे हमारा b1, तो b1 का मान देखिए कितना निकला है, 2 निकला है। b1 का मान 2 है, b1 का मान, अच्छा b1 है, b1 का मान तो हमारा 1 है, b1 का मान 1 है, और c2 का मान, c2 है
तो C2 का मान हमारा -8 है। डायरेक्ट हम लिख देते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं B1 C2 है, B1 C2 है, B1 और C2 1 गुना -8, -8 हो गया, फिर यहाँ माइनस है। B2 C1, B2 C1, B2 हमारा 2 है, C1 हमारा -5 है, तो 2 पंचे 10 होता है, ये हमारा -10 हो गया। फिर बराबर है y बट्टा में क्या है C1A2, C1A2, C1 है -5, A2 है 3, तो ये 3 गुना -5 हमारा -15 हो गया। फिर इसके बाद माइनस लिख दिए C2A1, C2A1, C2 है A1 है, C2 है A1 है, -8 गुना 2, -8 गुना 2 तो -16 हो गया। फिर यहाँ पे बराबर कर दिए, यहाँ पे हमारा 1 में A1 B2, A1 B2, A1 है B2 है, तो 2 गुना 2 हमारा कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर माइनस लिख दिए A2 B1, A2 है और B1 है, तो 3 गुना 1 हमारा 3 हो जाएगा। इस तरह से कर लिए। यहाँ पे हमको दिख रहा है x बट्टे में -8 है और ये हमारा माइनस माइनस +10 हो गया। फिर बराबर है y बट्टे में -15 है, माइनस माइनस हमारा प्लस, ये हमारा 16 हो गया। फिर बराबर है 1/4 में से 3 गया तो 1 हो गया। फिर यहाँ पे हमारा x बट्टे में कितने आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर बराबर है y बट्टे में 16 में से 15 गया तो 1 हो गया। फिर बराबर में 1/1। एक बार जो है इस x/2 को 1 के बराबर करेंगे, x/2 को हम लोग 1 के बराबर करेंगे, x/2 को 1 के बराबर करेंगे, x/2 बराबर 1/1। तो इस जगह से हमको दिख रहा है x गुना 1 x हो गया, 2 गुना 1 हमारा 2 हो गया, तो x बराबर 2 निकल गया। फिर यहाँ पे y/1 को 1/1 के बराबर कर देंगे, y गुना 1 हमारा y हो गया, 1 गुना 1 हमारा 1 हो गया। इस तरह से हम लोग वज्र गुणन विधि के फॉर्मूला का प्रयोग करके x और y का मान हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। अब हम लोग चल रहे हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न हम लोग का दिख रहा है 3x - 5y बराबर 20 है और 6x - 10y बराबर 40। तो ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। यहाँ पे हम लोग 20 को पहले ले आते हैं बराबर से पहले, तो यहाँ पे हमारा 3x लिखा हुआ है, माइनस में 5y लिखा हुआ है, ये 20 पहले चलाया तो -20 बराबर 0। यहां से हम लोग A1 B1 और C1 का मान निकालेंगे। A1 का मान 3 हो गया, फिर यहाँ पे B1 का मान हमारा -5 हो गया, और यहां से हमारा C1 का मान हो जाएगा -20। फिर इसके बाद दूसरा जो समीकरण है, ये हमारा 6x है, माइनस में 10y है, 40 को पहले ले आएंगे, -40 बराबर 0। यहां से हमारा A2 हो गया, A2 हमारा 6 हो गया। फिर इसके बाद B2 हमारा y से पहले -10 है, फिर यहाँ पे C2 हमारा कितने हो जाएगा, -40 हो जाएगा। इस तरह से A2 B2 और C2 का मान रख दिए। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इसका कितना हल है, तो A1/A2 करेंगे। A1 का मान 3 है, A2 का मान 6 है, 3/6 मतलब 1/2 हो गया। फिर यहाँ पर B1 और बट्टा में B2 कर देंगे। B1 का मान देखिए कितने हैं, -5 है, और B2 का मान हमारा -10 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, 5 दूना 10, ये भी हमारा 1/2 हो गया। फिर इसके बाद C1/C2 करेंगे, तो C1/C2, C1 का मान हमारा -20 है और C2 का मान हमारा -40 है, तो यहाँ पे भी हमारा 1/2 निकल के सामने आ गया, 1/2 निकल के सामने आ गया, 20 दूना हमारा 40। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। तो जब हमारा सब का सब बराबर होगा तो इसका जो है अनेक हल होता है, अतः इसका अनेक हल है,
अतः इसका अनेक हल है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, अनेक हल है। यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न जो था, इस प्रश्न में हमको बोला गया था कि इस स्थिति में तो अद्वितीय हल की स्थिति में ही बनाना है, जिसका केवल एक हल होगा, उसी के लिए हमको वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। अन्यथा सबके बारे में हमको बताना है किसका कितना हल होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण, इसमें बराबर से पहले लिखा हुआ ही है। तो यहाँ पे हम लोग पहला समीकरण से क्या करेंगे, a1 का मान, पहला समीकरण में x है तो a1 का मान 1 हो गया। फिर इसके बाद b1 का मान पूछेंगे तो -3 हो गया। फिर c1 का मान पूछेंगे तो -7 हो जाएगा। फिर दूसरा समीकरण से a2 b2 और c2 का, a2 का मान हमारा 3 है, b2 का मान हमारा -3 है, और c2 का मान हमारा कितने है, -15 है। इस तरह से सभी का मान यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग को चेक करना है कि इसका कितना हल है। a1 बट्टा a2 करेंगे तो हमारा 1/3 आ गया। फिर इसके बाद b1 बट्टा b2 जब करेंगे तो यहाँ पे हमारा -3 है, बट्टा में -3 हो गया। दोनों जगह हमारा -3, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ये माइनस माइनस तो कटिए गया, 3 और 3 भी कट गया, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 1/1 आ गया। फिर इसके बाद C1 बट्टा C2 निकालेंगे। C1 का मान हमारा -7 है और C2 का मान हमारा -15 है। माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारा 7/15 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग को दिख गया कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। यहाँ पे देखिए हमारा कोई बराबर नहीं है। जब कोई भी बराबर नहीं होगा तो इसका क्या गो हल होगा, एक हल होगा, और यही हमारा अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अतः इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक हल है। अतः इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। अब यहाँ पे अद्वितीय हल है तो यहाँ पे हम लोग को वज्र गुणन विधि लगाना है। वज्र गुणन विधि, तो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला प्रयोग करना है। वज्र गुणन विधि में हम लोग जान चुके हैं क्या फॉर्मूला काम करता है। तो वज्र गुणन विधि में x बट्टा BC है, माइनस में BC है, पता है 12 21 लिखते हैं, 12 21 लिख दिए। फिर इसके बाद y बट्टा में CA है, माइनस में CA है, यहाँ पे भी 12 21 लिखते हैं। फिर बराबर 1 बट्टा में AB है, माइनस में AB है, यहाँ पर भी 12 और 21 लिखते हैं। इस तरह से यहाँ पे B1 C2 हो गया, ये फॉर्मूला हम लोग लिख दिए। तो x बट्टा में B1 को C2 से गुना कीजिए, B1 को C2 से, B1 को C2 से, B1 को C2 से, तो माइनस माइनस प्लस, 15 तिया हमारा 45 हो गया। फिर माइनस लिख दिए B2 को C1 से, B2 को C1 से, B2 को C1 से, तो माइनस माइनस प्लस, 7 तिया 21 लिख दिए। फिर बराबर हो गया y बट्टा में C1 को A2 से, C1 को A2 से, C1 को A2 से, C1 को A2 से, तो ये हमारा माइनस है 7 तिया 21, तो ये हमारा माइनस में 21। फिर फॉर्मूला से माइनस, फिर है C2 A1, C2 है A1 है, C2 है A1 है, तो -15 गुना 1, तो ये हमारा -15 हो जाएगा। फिर इसके बाद बराबर है 1 में A1 B2, A1 B2, A1 को B2 से, A1 को B2 से, -3 गुना 1 हमारा -3 लिख दिए। फिर फॉर्मूला से माइनस A2 B1 है, A2 है B1 है, 3 तिया 9, -9 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। x बट्टा 45 में से अगर 21 घटा देते हैं तो 5 में से 1 गया तो हमारा 4 बचा, 4 में से 2 गया तो हमारा 2 बच गया। फिर यहाँ पे बराबर y बट्टा में ये हमारा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 15 माइनस में 21 तो माइनस में 6 हो जाएगा। 21 है माइनस में, अब माइनस माइनस प्लस में 15 होगा तो हमारा माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर 1 बट्टा माइनस माइनस प्लस तो 9 में से 3 गया तो हमारा 6 हो जाएगा। बारी बारी से इसको बराबर करेंगे। x बट्टा 24 है, इसको क्या कर दिए 1 बट्टा 6 के बराबर कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कोना कोनी गुना, तो 24 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 24 बट्टा 6, 6 से हमारा 4 बार में कट गया। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू कितने आ गया, 4 आ गया। यानी ये हमारा 6 इकाई 6 है और 6 चौका 24। तो x का वैल्यू हमारा कितने निकल के आ गया, x का वैल्यू हमारा 4 निकल के आ गया। अब इसके बाद y को बराबर करेंगे। y बट्टा में माइनस 6 है, बराबर में 1 बट्टा 6 है। यहाँ पे ये माइनस 6 हमारा ऊपर चला जाएगा, y बराबर माइनस 6 बट्टा में 6। तो यहाँ से दोनों हमारा कट जाएगा, तो कट जाने के बाद वैल्यू हमारा -1 हो गया। इस तरह से x का वैल्यू हमारा 4 निकल के आया और y का वैल्यू हमारा -1 निकल के आ गया। तो इस प्रश्न को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब अगला हमारा है दूसरा में पहला नंबर, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल के बारे में क्या पता है कि सब का सब हमारा बराबर होगा। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो इसका हमारा कार्य है अनेक हल है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लिए हैं और इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस में 3y है, यही है। हाँ, इस तरह से है, ये हमारा प्रश्न है। यहाँ पे हमारा 2x प्लस 3y है, इसमें इसको जो हम लोग पहले तरफ ले आते हैं, ये हमारा क्या है 2x है प्लस में 3y है, और इस 7 को पहले ले आए तो ये हमारा -7 बराबर में 0। ये हमारा पहला बात हो गया। इसके बाद दूसरा बात हमारा क्या है, a माइनस बी है इंटू में x है, प्लस फिर यहाँ पे a प्लस बी है इंटू में हमारा y है, और इस फिर से इस सभी बात को पहले ले आते हैं, -3a हो गया, प्लस में b हो गया, माइनस में 2 हो गया। इस सब बात को पहले ले आए, बराबर में हमारा 0। ये इसको हम लोग दूसरा बात मान लिए। अब यहां से a1 b1 और c1 सभी का मान निकालते हैं। पहला समीकरण से a1 का मान निकालेंगे, x से पहले हमारा 2 है, फिर इसके बाद b1 का मान तो y से पहले हमारा 3 है, c1 का मान तो हमारा ये -7 है, लिख दिए। इसके बाद x से पहले जो है ये हमारा a2, x से पहले a माइनस b है तो a2 का मान। फिर यहाँ पे b2 का मान पूछा जाए तो y से पहले हमारा a प्लस b है तो ये हमारा b2 का मान, ये हमारा b2 का मान। और c2 का मान पूछेंगे, यहाँ पे हमारा कितने है 3 है, ये हमारा माइनस में है, ये हमारा माइनस में है तो हम लोग भी इसको माइनस में लिखते हैं। तो c2 का वैल्यू कितने है, माइनस में 3a है, प्लस में b है, माइनस में 2 है। अब यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल दिए और कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल का कंडीशन आप लोग को पता है कि a1 बट्टा a2 होता है, बराबर में b1 बट्टा b2 होता है, और बराबर में c1 बट्टा c2 होता है।
A1/A2 देखिए A1 का मान हमारे पास 2 है और A2 का मान हमारे पास A-B है। फिर बराबर कर दिए B1 का मान हमारे पास 3 है बट्टा में B2 का मान हमारे पास A+B है। फिर बराबर कर दिए C1 का मान हमारे पास -7 है और C2 का मान हमारे पास -3A प्लस में B और माइनस में 2 है। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा माइनस में माइनस कट गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाते हैं इस बात को। यहाँ पे 2/A-B है। इस बात को इसके बराबर कर देते हैं एक बार, फिर इस बात को इसके बराबर एक बार करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2/A-B है। सभी हमारा बराबर है तो 2/A-B को इसके बराबर करते हैं तो ये हमारा 7/3A प्लस में B है और माइनस में हमारा कितने है 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे 3 दूना हमारा 6A हो गया, फिर B गुना 2 हमारा 2B हो जाएगा, फिर -2 गुना 2 हमारा -4 हो जाएगा, बराबर में 7 गुना A हमारा 7A हो गया, फिर ये हमारा माइनस में 7 भी हो गया। A और B को पहले ले आइए तो ये हमारा 6A है, 7A को पहले ले आए घट गया। पहले इस सारे बातों को हम लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे हमारा 6A है प्लस में 2B है। इस A और B को पहले ले आएंगे तो ये हमारा माइनस में 7A हो जाएगा और 7B को पहले लाएंगे तो ये प्लस में 7B हो जाएगा। -4 को दूसरे साइड भेजेंगे तो +4 हो गया। यहाँ पे 6A - 7A तो -A हो गया, 7B और 2B यानी हमारा 9B हो गया, बराबर में 4। ये हमारा अगर इस दोनों बात को पहला और दूसरा समीकरण माने हैं तो इसको हम लोग तीसरा मान लेते हैं। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इस बात को इसके बराबर करने वाले हैं, इस बात को इसके बराबर। तो यहाँ पे हमारा 3 में A प्लस में B लिखा हुआ है, फिर बराबर है यहाँ पे हमारा 7 में 3A प्लस में B है और माइनस में हमारा 2 लिखा हुआ है। कोना कोनी गुना करते हैं 3A गुना 3 तो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा 9A हो जाएगा, 9A हो गया। फिर इसके बाद B गुना 3 हमारा 3B हो गया, 3B हो गया। फिर इसके बाद -2 गुना 3 तो 3 दुना हमारा 6 हो जाएगा, बराबर में 7A प्लस में 7B लिख दिए। अब यहाँ पे 9A है प्लस में 3B है और यहाँ से 7A को पहले ले आए और 7B को हम लोग पहले ले आए, 6 माइनस है दूसरे साइड भेज दिए तो प्लस हो जाएगा। 9 में से 7 गया तो हमारा 2A हो गया। फिर यहाँ पे 3B प्लस में है 7B माइनस में है तो माइनस हमारा 4B हो जाएगा और बराबर में हमारा 6। इस बात को समीकरण 4 मान लिए। अब हमारे पास तीसरा और चौथा समीकरण मिलाकर हम लोग जो है चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं A और B का मान निकाल सकते हैं। कह रहा है यहाँ पे अपरिमित रूप से है तो A और B का मान निकालना है। इस दोनों समीकरण की सहायता से हम लोग A और B का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे इससे पहले आप लोग पढ़े हैं कि जो हमारा दोगो समीकरण है, इस दोगो समीकरण में कोई भी एक टर्म A या B को क्या करना है बराबर करना है। A और B को बराबर करने के लिए यहाँ पे A में हमारा सिर्फ A है, यहाँ पे A में हमारा 2A है। तो अगर हम लोग समीकरण 3 में 2 से गुना कर देते हैं, गुना करने के बाद ये चिन्ह हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है तो ऑटोमेटिक हमारा ये कट जाएगा और B का मान निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं
समीकरण 3 में हम लोग को 2 से गुना कर देना है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 3 गुना 2। अगर अगर दोनों जगह ए का चिन्ह समान होता तो हम लोग घटाने वाले थे, लेकिन दोनों जगह चिन्ह अलग अलग है तो हम लोग जोड़ेंगे। ये बात आप लोग को पिछले ही क्लास में बता दिए थे। समीकरण 3 गुना 2 अब प्लस में समीकरण 4। इस तरह से हम लोग समीकरण 3 गुना 2 प्लस में समीकरण 4 कर देंगे। तो 3 हमारा क्या लिखा हुआ है? तो -a है, इस 3 वाला में 2 से गुना करना है, तो ये हमारा -2a हो गया। इसके बाद प्लस में 9b है, तो 2 से गुना किए तो ये हमारा 18b हो गया। अब बराबर में इसमें 2 से गुना किए तो ये हमारा 8 हो गया। समीकरण 4 में तो कुछ करना ही नहीं है, जैसा है वैसा ही रखना है। ये हमारा 2a हो गया। माइनस में 4b है, और बराबर में हमारा 6 है। इस दोनों समीकरण में हम लोग को दिख रहा है कि हमारा जो पहला है -2a और +2a, तो ये दोनों बात तो हमारा कट गया। तो अब जो है b का मान हमको आसानी से निकलेगा। 18b में से 4b चला गया तो ये हमारा 14b हो गया। 8 6 हमारा 14 हो गया। तो b बराबर पूछेंगे तो 14/14 यानी मान हमारा 1। तो b का वैल्यू कितने निकल के आ गया हम लोग के पास? 1 निकल के आ गया। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं b बराबर 1। तो b का वैल्यू हमको 1 निकल गया। b का मान जो है, अगर हम लोग समीकरण 3 या 4 किसी में रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में b का मान रखने पर जो हमारा समीकरण 3 है, उस 3 में b का मान रख देते हैं। समीकरण 3 हमारा क्या है? -a है, तो -a लिख दिए। प्लस 9b है, तो 9 गुना 1 कर दिए, बराबर में हमारा 4 है। तो यहां से -a बराबर 9 हमारा दूसरे साइड जाएगा तो घट जाएगा, -a बराबर हमारा -5 हो गया। तो यहां से दोनों साइड का माइनस हमारा चला जाएगा। माइनस में माइनस चला गया तो यहाँ पे हमारा बच क्या गया? तो a बराबर हमारा 5 हो गया। इस तरह से देख लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रश्न भी हमारा समझ में आ गया है। यहाँ पे सिंपल है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लेना है। अनेक हल बोल दिया है, तो हमारा अनेक हल का यही कंडीशन होता है। इसमें पहला वाला को इसके बराबर, दूसरा वाला को इसके बराबर करके हम लोग अलग से दो समीकरण निकाल लिए। निकालने के बाद a और b का मान आसानी से निकाल लिए। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं का कंडीशन आप लोग को पता है। a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। उसी आधार पे बनाएंगे। यहाँ पे जो हमारा पहला बात है, इसका हम लोग क्या करने वाले हैं? हल करने वाले हैं। तो ये हमारा 3x है प्लस y है। इस 1 को पहले ले आओ, -1 बराबर 0। इसको हम लोग पहला बात मान लिए, और इसी बात से हमको a1 b1 और c1 का मान निकल जाएगा। a1 का मान 3 है, b1 का मान हमारा b1 का मान 1 हो गया, और c1 का मान हमारा -1 हो गया। फिर इसके बाद दूसरा बात हमारा क्या है? 2k -1 है। इसके बाद इंटू में x है, प्लस k-1 है, इंटू में हमारा क्या है? y है, इंटू में हमारा y है। इस 2k + 1 को पहले ले आते हैं, तो माइनस हो गया। 2k + 1 है बराबर में 0। ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। यहां से हम लोग मान आसानी से निकाल सकते हैं।
दूसरा समीकरण है तो A2 B2 और C2 का मान निकलेगा। A2 का मान पूछेंगे तो 2k माइनस में 1 हो गया। अगर यहाँ पे B2 का मान पूछेंगे, B2 का मान y से पहले हमारा क्या है, k माइनस 1 है। अगर यहाँ पे C2 का मान पूछेंगे तो ये हमारा माइनस 2k प्लस में 1, ये हमारा C2 का मान। तो x से पहले A2, y से पहले B2 और ये वाला पूरा हमारा C2 का मान निकल गया। देखिए यहाँ कह रहा है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का क्या कंडीशन है, कोई हल नहीं का कंडीशन है कि A1 बट्टा में A2, कोई हल नहीं है, इसका कंडीशन है A1 बट्टा A2 बराबर में B1 बट्टा में हमारा B2, B1 बट्टा में B2। क्या हो रहा है, B1 बट्टा में B2 डज नॉट इक्वल C1 बट्टा में C2। ये हमारा कंडीशन है किसका, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं रहेगा तो इसका यही कंडीशन है, यही शर्त है। इसी शर्त के आधार पे हम लोग को आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमारा A1 बट्टा A2, A1 का मान हमारा 3 है बट्टा A2 का मान हमारा कितना है, 2k माइनस 1 है। A2 का मान हमारा 2k माइनस 1 है, बराबर हो गया B1 का मान। तो B1 का मान हमारा 1 दिख रहा है, B1 का मान 1 रख दिए। और B2 का मान हमारा क्या है, k माइनस 1 है, B2 का मान k माइनस 1 है। तो यहाँ पे हम लोग k माइनस 1 रख दिए। अब बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, C1 का मान हमारा -1 है, C1 का मान हमारा -1 है और C2 का मान हमारा माइनस में 2k प्लस में 1 है। अब यहाँ पे जो चीज बराबर है, हमको C1 बट्टा C2 से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं, इक्वल नहीं है। इसी दोनों को अगर एक जगह करेंगे, इसी दोनों को अगर छांट कर निकालेंगे तो हमको k का मान पता चल जाएगा। निकाल लेते हैं इस बात को। 3 बट्टा में 2k माइनस 1 है बराबर में 1 बट्टा में k माइनस 1 है। कोना कोनी गुना कर देंगे, 3 गुना k हमारा 3k हो गया। फिर -1 गुना 3 तो हमारा क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा बराबर 2k गुना 1, 2k हो गया, फिर -1 हो गया। इस 2k को हम लोग पहले ले आते हैं, 2k को पहले ले आए, -1 है, इस 3 को दूसरे साइड भेजे, -3 है तो इधर आने पे +3, 3k में से 2k गया तो हमारा k हो गया, और 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। इस तरह से k का वैल्यू हमारा कितना पता चल गया, 2 पता चल गया। तो इस प्रश्न को भी हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चल रहे तीसरे नंबर प्रश्न पे। जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, इस तीसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। प्रतिस्थापन और वज्र दोनों से कह हल करने के लिए, कोई बात नहीं, दोनों से हम लोग हल कर देते हैं। यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, तो यहाँ पे हम लोग पहले किस विधि से करते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। प्रतिस्थापन विधि जो है हम लोग इससे पहले कर चुके हैं, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। प्रतिस्थापन विधि जो है, यहाँ पे हमारा 8x लिखा हुआ है प्लस में 5y लिखा हुआ है बराबर में 9 लिखा हुआ है। इस बात को हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं, या यहाँ पर जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रतिस्थापन विधि में देखे थे कि दोनों समीकरण में से हम लोग सभी बात को इधर भेजकर x का मान पता कर लेते थे। दूसरा समीकरण में भी सभी बात को इधर भेजकर x का मान पता कर लेते थे, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग रख देते थे। तो यहाँ पे देखिए 8x प्लस 5y बराबर 9 है। यहाँ पे अगर हमसे 8x बराबर पूछा जाए तो इस 5y को दूसरे साइड भेज दिए तो -5y हो गया। चलो इस बात को समीकरण 1 लेते हैं, हम आगे फिर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे x बराबर हमारा 9 माइनस में 5y, आइए 8 गुना में तो बट्टे में आ गया।
हाँ, तो यहाँ पे अगर हम इसको, अच्छा इसको जो है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ही हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसको 1 मानेंगे तो फिर आगे वाला बात 2 मानना पड़ेगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इस तरह से ही आगे बढ़ाते हैं, सब बात हमारा सेम ही है। x बराबर हमारा 9 माइनस 5y बट्टा में 8 हो गया। फिर इसके बाद अगेन अगेन दूसरा जो बात दिया है उसको हम लोग ले लेते हैं। दूसरा बात हमारा लिखा हुआ है 3x है, प्लस में 2y है, बराबर में हमारा कितने है 4 है। तो इस बात को हम लोग को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे हमारा 3x बराबर 4 है, 2y को दूसरे साइड भेजेंगे तो 4 माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ से x बराबर पूछेंगे 4 माइनस 2y बट्टा में 3, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 जो आया है, इस समीकरण 1 में समीकरण 2 से जो x का मान आया है उसको रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 में, समीकरण 1 में यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर जो समीकरण हमारा 1 है, ये समीकरण 1 में समीकरण 2 वाला मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में x के जगह क्या रख देंगे, 4 माइनस 2y बट्टा में हमारा 3 हो गया। फिर यहाँ पे समीकरण 1 है, इसमें 9 माइनस में 5y है, 9 माइनस 5y है, बट्टा में हमारा क्या है 8 है। 9 माइनस 5y बट्टा में हमारा क्या है 8 है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, कोना कोनी गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 चौका हमारा 32 हो जाएगा, 8 चौका 32 माइनस 8 दुना हमारा 16y हो गया। 8 चौका 32, 8 दुना 16y, यहाँ कोना कोनी 9 तिया हमारा 27 हो जाता है, माइनस 5 तिया हमारा 15y, 9 तिया 27 माइनस 5 तिया 15y। यहाँ पे हमारा माइनस 16y है, इस 15y को इधर लाएंगे तो प्लस में 15y, ये हमारा 27 है, 32 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा माइनस y, यहाँ पे हमारा 27 माइनस 32 है, तो ये हमारा -5 हो गया। तो y का वैल्यू हमारा 5 निकल गया। y का वैल्यू कितने निकल गया, 5 निकल गया। तो अब जो है, जो हमारा y का वैल्यू है, इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर जो हमारा समीकरण 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है समीकरण 1, x बराबर है 9 माइनस में 5y लिखा हुआ है, 5 गुना y का मान हमारा 5 आया है, अब बट्टा में हमारा कितने है 8 है। तो यहाँ से x बराबर 9 में से 25 चला गया, तो ये हमारा कितने बचेगा -16, अब बट्टा में 8। तो x बराबर यहाँ पे हमको दिख रहा है -2। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए। अब इस प्रश्न को किस विधि से हल करना है, तो वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो चलिए वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। 8x प्लस 5y बराबर में 9 है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस में 2y बराबर 4, 3x प्लस में 2y बराबर 4, 3x प्लस में 2y बराबर में 4, ये हमारा पहला बात है, ये हमारा दूसरा बात। यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। तो A1 वज्र गुणन विधि में जान रहे कि फॉर्मूला से बनाएंगे, तो यहां से हमको A1 का मान पूछा जाए तो A1 B1 C1 का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा पहला बात है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 9 है इसको हम लोग पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 9 को पहले लिखेंगे तो ये हमारा -9 बराबर में 0 लिखाएगा। 4 को पहले लिखेंगे तो ये क्या लिखाएगा,
-4 बराबर में 0। हम लोग यहाँ पे पहले कर लिए हैं। यहाँ पे A1 B1 C1 का 9 इधर है तो इसको पहले करके -9, 4 इधर है पहले करके हम लोग -4 कर दिए। यहाँ पे हमसे A1 का मान पूछा जाए तो 8 बताएंगे। B1 का मान पूछा जाए तो यहाँ पे हमको 5 बताना है। और अगर C1 का मान पूछा जाए तो -9 बताना है। फिर इसके बाद A2 का मान पूछा जाए तो 3 है। B2 का मान पूछा जाए तो हमारा 2 है। और C2 का मान पूछा जाए तो -4 है। यहाँ पे वज्र गुणन विधि में फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? x बट्टा BC माइनस BC, तो 12 21 लिखते हैं। फिर बराबर y बट्टा में हमारा क्या है? CA माइनस में CA। यहाँ पे भी हम लोग 12 21 लिख देते हैं। बराबर 1 बट्टा में AB है माइनस में AB है। तो यहाँ पे 12 और 21 लिख देते हैं। इस तरह से रख दिए फॉर्मूला। ये हमारा x है। यहाँ B1 को C2 से गुना करेंगे। B1 को C2 से, B1 को किससे? C2 से, B1 को किससे? C2 से। 5 गुना -4 हमारा -20 आ गया। फिर माइनस हो गया B2 C1, B2 को C1 से, B2 को C1 से, तो -9 गुना 2 माइनस हमारा 18 हो गया। फिर इसके बाद बराबर है C1 A2 है, C1 A2 है, C1 को A2 से, C1 को A2 से, तो -9 गुना 3 माइनस हमारा 27 हो जाएगा। -27 कर दिए। फिर फॉर्मूला से माइनस C2 A1 है, C2 है A1 है, 8 चौका 32, ये हमारा -32 लिखा गया। फिर इसके बाद बराबर है 1 बट्टा A1 है B2 है, A1 है B2 है, A1 है B2, 8 दुना हमारा 16 हो गया। फिर माइनस A2 है B1 है, A2 है B1 है, A2 है B1 है, तो 3 गुना 5 हमारा 15 हो गया। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है x बट्टा में माइनस माइनस प्लस, तो -20 प्लस 18 -2 हो जाएगा। बराबर में y बट्टा में माइनस माइनस प्लस, अब 32 में से 27 जाएगा तो हमारा 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद बराबर 1 बट्टे में 1, बारी बारी से इस दोनों को हम लोग बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा x बट्टा में -2 है, बराबर में 1 बट्टा 1 कर दिए, तो इस जगह से x बराबर हमारा -2 आ गया। फिर इसके बाद y बट्टा 5 है, y बट्टा 5 को 1 बट्टा 1 के बराबर कर दिए, कोना कोनी गुना होगा तो y बराबर हमारा 5। देख लीजिए इससे पहले भी x का मान -2 और y का मान हमारा कितना निकला था? 5 निकला था। और जब हम लोग ये वज्र गुणन विधि से बनाए हैं तो इसमें भी जो है हम लोग को मान क्या निकला? x का मान -2 और y का मान 5 है। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर। 4 नंबर में कह रहा है निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी रैखिक समीकरण बनाना है। यदि उसका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है। कोई भी बीजगणितीय विधि से, हमको कंडीशन नहीं लगाया है, कोनो भी विधि से हम लोग इसका मान हम लोग को निकालना है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है एक छात्रावास के मासिक व्यय यानी मासिक खर्च का एक भाग नियत है, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, यानी मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं छात्र का मतलब जो छात्रावास है, कहने का अर्थ हुआ कि कोई छात्रावास है उसका एक नियत शुल्क फिक्स है। नियत शुल्क जो है फिक्स है। इसके बाद आप जितना दिन भोजन करेंगे उस भोजन का जैसे मतलब कहीं पे रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है वो फिक्स है, और उसका जितना दिन हम लोग भोजन करेंगे उसका जो है अलग से चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं छात्रावास के मासिक व्यय का नियत भाग। यहाँ पे
मान लेते हैं, माना छात्रावास छात्रावास के मासिक व्यय मासिक व्यय का नियत भाग, जो हमारा नियत भाग है, इस बात को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। नियत व्यय जो है, नियत भाग जो है एक्स हो गया। इसके बाद है अतिरिक्त अतिरिक्त दिन का व्यय। जब एक विद्यार्थी 20 दिन, यानी इसके बाद कहा गया है जितने दिन अधिक भोजन लिया जाएगा, अतिरिक्त व्यय प्रतिदिन अतिरिक्त व्यय प्रतिदिन अतिरिक्त व्यय, यानी अलग से प्रत्येक दिन का खर्च हमारा कितना मान लिए हैं, y मान लिए। अब इसके बाद देखिए इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कोई विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है, तो इसका जो नियत भाग है, नियत खर्च है, वो तो एक्स लगेगा ही। अब 20 दिन खर्च किया, एक दिन का वाई है, तो 20 दिन का हमारा क्या हो जाएगा, 20 वाई हो जाएगा। और 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया देता है, ये 1000, ये हमारा पहला समीकरण आ गया। इसके बाद अगेन हम लोग दूसरा बात सोचते हैं। दूसरा बात यहाँ पे क्या दिख रहा है, दूसरा बात दिख रहा है यहाँ पे कि एक जो बी है 26 दिन भोजन किया। 26 दिन भोजन किया, कोई बात नहीं है, नियत तो फिक्स है। एक जो रजिस्ट्रेशन चार्ज, नियत खर्च है, वो तो हमारा एक्स लगेगा ही। 26 दिन खाया है तो ये हमारा 26 वाई हो गया। अब यहाँ पे 26 दिन में इसको कितना रुपया देना पड़ा, 1180 रुपया देना पड़ा, तो ये हमारा 1180, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 में 2 घटा देंगे, यहाँ पे समीकरण 1 घटा 2 कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 दिया है x प्लस 20y बराबर 1000। x प्लस 20y, x प्लस 20y बराबर में 1000। और दूसरा समीकरण है x प्लस में 26y बराबर 1180। आप लोग को पता है जब हम लोग घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जो भी माइनस है प्लस हो जाता है, जो प्लस है माइनस हो जाता है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये हमारा x में x हमारा कट गया, ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस कट गया। 20 माइनस 26 तो माइनस 6y, यहाँ पे हमारा माइनस 180, माइनस माइनस हमारा चला गया, तो y बराबर हो जाएगा 180 बट्टा में 6, तो 6 से भाग लगा देंगे, ये हमारा 30 हो गया। y का मान पता चल गया। इसके बाद इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, जो हमारा समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण 1 है क्या, x प्लस 20y, तो x प्लस 20, अब y का मान हमारा देखिए 30 आया है। अब बराबर में हमारा कितने हैं, 1000 है। 1000 है, यहाँ पे x बराबर 1000 माइनस, यहाँ पे 3 दूना हमारा 6, यानी 600 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा 400। तो इस तरह से x जो है नियत भाग, नियत व्यय जो है, नियत खर्च जो है वो x बराबर हमारा कितने है, 400 रुपया है। इसके बाद प्रतिदिन 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 अतिरिक्त व्यय, प्रतिदिन अतिरिक्त व्यय जो है, प्रतिदिन अतिरिक्त खर्च जो हमारा है वो y बराबर कितने आ गया है, तो 30 रुपया आया है।
तो इस तरह से हम लोग इस बात को क्या कर लिए, निकाल लिए। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन था, इस पहला क्वेश्चन को हम लोग बना लिए। तो इस तरह से हम लोग बना लिए हैं। अब हम लोग का यहाँ पे बोला गया था, यहाँ पे क्या बोला गया था, यदि इनका अस्तित्व हो तब। तो अस्तित्व यहाँ पे तो निश्चित रूप से है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 होता, तो निश्चित रूप से इसका हल हो जाता। अब चलिए अगला प्रश्न है, एक भिन्न है 1/3 हो जाता है यदि उसके अंश से। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश। तो भिन्न का अंश हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और हर जो है ये हम लोग y मान लेते हैं। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा जा रहा है यदि मतलब एक भिन्न 1/3 हो जाएगा, कब हो जाएगा, अंश से एक घटाया जाए, अंश से एक घटाया जाए, और अंश से एक घटाया जाए, हर जैसा है वैसा ही रहने देंगे, अंश से एक घटाया जाए, तो ये हमारा 1/3 हो जाता है। कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हमारा 3 गुना x 3x हो गया, -3 है, y गुना 1 हमारा y हो जाएगा। y को पहले ले आइए, y को पहले ले आए तो -y, और 3 को भेज दिए तो बराबर में +3। ये हमारा पहला समीकरण आ गया। अगेन हम लोग को देखना है, अगेन हम लोग को देखना है, अगेन हम लोग को क्या देखना है, देखिए अगेन यानी प्रश्न का जो दूसरा भाग है, इसमें क्या बोला गया है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो हर में क्या करना है, 8 जोड़ देना है, तो ये भिन्न हमारा क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। फिर से कोना कोनी गुना, 4x हो गया, y प्लस में 8 हो गया, 4x, y को पहले ले आए, -y बराबर में 8, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक में a1 हमारा 3 है, और ये हमारा a2 कितने हो गया, a1/a2, तो 4 हो गया। फिर यहाँ पे -1 है और -1 है, देख लीजिए इक्वल हमारा नहीं है, यानी ये हमारा अस्तित्व में है। चेक कर लेना अस्तित्व है कि नहीं है। तो a1/a2 बराबर हमारा डज नॉट इक्वल हमारा बराबर नहीं है b1/b2 का, तो उसका एक हल हो जाएगा। यहाँ पे दोनों समीकरण को हम लोग एक जगह कर लेंगे। तो यहाँ पे x वाला में 3x है, 4x है, y वाला देखिए यहाँ इक्वल है, कोनो चीज से गुना नहीं करना पड़ेगा, गुना नहीं करना पड़ेगा, यानी समीकरण 1 है, इसमें समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 है क्या, 3x है, -y है, बराबर में हमारा 3 है। समीकरण 2 क्या है, 4x है, माइनस में y है, बराबर में 8 है। घटाना है, घटाना मतलब क्या होता है, चिन्ह बदलना, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस, तो ये y वाला हमारा कट गया, बचा क्या, 3x - 4x, तो ये -x हो गया, ये हमारा -5 हो गया, x बराबर हमारा 5 निकल के आया। x 5 निकल के आया, तो इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, जो समीकरण 1 है, इस 1 में x का मान रख देंगे। समीकरण 1 किधर गया, 3x है, तो 3 गुना हमारा 5 हो गया। फिर इसके बाद -y है, बराबर में हमारा 3 है, -y जो है, -y बराबर क्या लिखेंगे, -y बराबर में हमारा 3, आइए 15 हमारा इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -y बराबर -12, तो y बराबर हमारा 12। अतः हमसे भिन्न पूछा गया है, तो भिन्न हमारा होता है अंश बट्टा में हर, यानी x/y। तो x का मान कितने आया है, 5 आया है, y का मान हमारा 12 आया है, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा,
5/12 हो जाएगा। इस प्रश्न को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चल रहे हैं अगले प्रश्न के तरफ। इसमें कहा जा रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक लाया, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला। तो मान लेते हैं, माना सही उत्तर, सही उत्तर, सही उत्तर जो है इसका एक्स है। एक्स क्वेश्चन जो है इसका सही उत्तर है, मतलब एक्स सही उत्तर है। इसके बाद कह रहा है अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिया गया। तो अशुद्ध उत्तर, अशुद्ध उत्तर जो है इसका जो है ये हमारा y है। यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर का संख्या है वो हम लोग x माने हैं, और अशुद्ध उत्तर का संख्या कितने मान लिए हैं, y मान लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या दिख रहा है, प्रश्न में दिख रहा है कि 40 अंक लाया। 40 अंक कब मिला, जब वो सही उत्तर पर 3 अंक मिला। सही उत्तर का संख्या x है और 3 अंक मिला है, सही उत्तर पर 3 अंक मिला है। एगो सही उत्तर पर 3 अंक और टोटल सही उत्तर का संख्या x है तो 3x हो गया, प्लस अशुद्ध उत्तर का संख्या y है। अशुद्ध उत्तर से 1 अंक काट लिया, काट लिया तो घटेगा, तो काट लिया तो अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक घटा। अशुद्ध उत्तर का संख्या y है तो घट गया इतना, तो तब हमारा अंक आया है 40। ये पहला समीकरण पता चल गया। अगेन दूसरा बात क्या पता चल रहा है, दूसरा बात पता चल रहा है यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही उत्तर पर कितने 4 अंक मिले, और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट जाएगा, 2 अंक कट जाएगा, तब इसको कितना मिलेगा, 50 मिलेगा, बराबर में 50। यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसको जो हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये भी कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे 2, तो ये हमारा 2x हो गया, माइनस y बराबर में 50। इस 2 से हम इस 50 को काट सकते हैं, ये 2 से हमारा 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण क्या आ जाएगा, 2x माइनस में y बराबर में 25। ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। अब देखिए पहला समीकरण में भी y है, दूसरा समीकरण में भी y है, चिन्ह भी दोनों का समान है तो घटा देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओ। समीकरण 1 क्या है, 3x है, माइनस में y है, बराबर में 40 है। दूसरा समीकरण क्या है, 2x है, माइनस y है, बराबर में 25 है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो चिन्ह हमारा बदल जाएगा। चिन्ह बदल गया तो y वाला तो हमारा कट गया, बचा क्या, 3x में से 2x गया तो x हो गया, 40 में से हमारा 25 चला गया तो ये हमारा 15 हो गया। x का मान 15 आ गया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 क्या है, 3x लिखा हुआ है, 3 गुना हमारा 15, फिर हमारा माइनस y बराबर में हमारा कितने हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो माइनस y बराबर 40 है, 15 या 45 इधर आने पे घट जाएगा। यहाँ पे हमको दिख रहा है माइनस y बराबर में -5, माइनस माइनस चला गया तो y का वैल्यू कितने आ गया, 5 आ गया। इस तरह से यहाँ पे टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में जो है प्रश्न का संख्या, अतः कुल प्रश्न, कुल प्रश्न, कुल प्रश्न, तो सही उत्तर है x और गलत उत्तर है y। तो कुल प्रश्न हमसे पूछा गया तो सही क्या है गलत क्या है, सभी प्रश्न की संख्या को जोड़ देंगे तो यहाँ पे x का मान हमारा कितना निकला है, 15 निकला है, y का मान हमारा 5 निकला है। इस तरह से कुल प्रश्न की संख्या कितने हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हमारा अगला है 4 नंबर। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी जो है
100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। एक ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ कर देता है। भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटा में पहुंचता है। अच्छा, प्रश्न में बोला गया है कोई हमारा कार है, ए बिंदु से चलना शुरू किया और दूसरा कार जो है ये बी बिंदु से चलना शुरू किया। दोनों हमारा समान दिशा में जा रहा है, समान दिशा में जा रहा है और 5 घंटा बाद यहां से यहां तक इसको कितने लगा, 5 घंटा बाद जो है दोनों कार यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया। 5 घंटा बाद दोनों कार, पहला कार भी और दूसरा कार भी मिल गया। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। पहले हम लोग चाल मान लेते हैं। माना माना पहले कार की चाल, पहले कार की चाल, पहले कार की चाल जो है ये कितना मान लिए हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। पहले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद दूसरे कार की चाल, दूसरे कार की चाल क्या मान लेते हैं, दूसरे कार की चाल हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है। दोगो कार है, एगो एगो का चाल x है, दूसरे का y है। इस तरह से दोनों का चाल मान लिए। अब यहाँ पे देखिए, जब a चलना शुरू किया होगा तो a यहां से यहां तक दूरी चला होगा, फिर बी चलना होगा तो बी यहां से यहां तक का दूरी चला होगा। निश्चित रूप से जो कार बी स्थान से गया है वो कम दूरी चला होगा, ए स्थान से जो गया होगा वो हमारा ज्यादा दूरी चला होगा। कह रहा है दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ये दोनों जो कार है, इस दोनों कार के बीच का जो दूरी है ये हमारा 100 किलोमीटर है। दोनों कार के बीच का दूरी हमारा 100 किलोमीटर है। तो इस कार के द्वारा तय किया गया दूरी और इस कार के द्वारा तय किया गया दूरी, तो दोनों कार जो है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से लेकर यहां तक जो है दोनों के बीच का दूरी 100 किलोमीटर है। अब ये निश्चित रूप से अपना स्पीड ज्यादा किया होगा, तब इसको जो है मतलब समान समय में दोनों क्या हो गया, पहुंच गया। तो इसका समय और इसका समय, यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। इसके द्वारा लगने वाला समय और इसके द्वारा लगने वाला समय, दोनों समय हमारा क्या है, दोनों समय जो है 5 ही घंटा है। दोनों समय हमारा क्या है, बराबर है। और लेकिन दूरी जो है दोनों के बीच का दूरी हमारा कितने है, 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। तो इसके द्वारा तय किया गया दूरी और इसके द्वारा तय किया गया दूरी, ये हमारा अधिक चल रहा है, ये हमारा कम चल रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा अधिक चल रहा है, ये हमारा कम चल रहा है। तो दूसरा जब भी चलेगा पहला वाला से 100 किलोमीटर कम चलेगा, क्योंकि पहला वाला जो है 100 किलोमीटर दूर है। दूसरा जब भी चलेगा तो पहला वाला से 100 किलोमीटर कम चलेगा। तो पहला वाला मतलब 100 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, दूसरा वाला हमारा 100 किलोमीटर कम चल रहा है। यानी पहला के द्वारा तय किया गया दूरी माइनस कर देंगे दूसरा के द्वारा तय किया गया दूरी, तो वो हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझिए प्रश्न को। ये हमारा क्वेश्चन में कहा गया है दो कार के बीच का दूरी हमारा 100 है। एक कार यहाँ है, दूसरा यहाँ है, दोनों के बीच का दूरी हमारा 100 है। अब 5 घंटा बाद दोनों इस अड्डा पर मिल जाता है। 5 घंटा बाद दोनों मिल गया तो दोनों के बीच का दूरी 100 है। तो ये जितना चला है और ये भी चला है, तो दोनों के बीच का दूरी 100 है। लेकिन ए भी 5 घंटा में यहाँ पहुंचता है, बी जो है ये भी 5 घंटा में पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे पहला जो चला है तो दूसरा वाला से 100 ज्यादा चला होगा, यानी पहला का दूरी माइनस दूसरा का दूरी बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमारा जान रहे हैं कि दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो दूरी बराबर हमारा चाल गुना में समय हो जाएगा। दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है
इस प्रश्न में बोला जा रहा है जो हमारा कार ए है इसके द्वारा तय किया गया दूरी, तो कार ए के द्वारा तय किया गया दूरी, तो कार ए का चाल हमारा x है और समय लगाता है 5 घंटा। तो पहला जितना दूर चला है दूसरा 100 किलोमीटर हर हाल में कम चला होगा, तो माइनस दूसरा का चाल हमारा y है और दूसरा को भी 5 घंटा लगा है, बराबर में क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे 5 हमारा कॉमन निकल जाएगा, x माइनस वाई बराबर 100। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि 5 से कितने बार में कट गया, 20 बार में कट गया। तो यहाँ पे हमारा x माइनस वाई बराबर कितने हो गया, 20। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे अगेन। दूसरा बात क्या कहा जा रहा है, दूसरा बात कहा जा रहा है, पहला बात तो यहां से हम लोग का कंप्लीट हो गया। दूसरा बात इस प्रश्न में बोला जा रहा है, क्या बोला गया है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं मतलब ए हमारा आगे जा रहा है और बी हमारा जो है इस तरह से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो 1 घंटा में मिल जाता है। मतलब ये पूरा दूरी हमारा 100 है, पूरा दूरी 100 है, तो ये जितना चलेगा ये जितना चलेगा और दोनों मिलेगा एक जगह पर, मतलब दोनों मिल के तो 100 किलोमीटर में चला है। दोनों मिल के कितने चला है, 100 किलोमीटर। तो दोनों मिल के कितने घंटा चलता है, 1 घंटा चलता है। तो यहाँ पे 1 गुना x, पहला का चाल x है, 1 गुना x, x हो गया, फिर प्लस दूसरा का चाल y है, तो y गुना 1, दोनों मिल के कितने चला है, 2100 किलोमीटर चला है। तो यहाँ पे x प्लस वाई हमारा कितने निकल के आ गया, 100 निकल के आ गया। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हो गया, यहाँ पे पहला में से दूसरा को घटा देते हैं या जोड़ भी देंगे क्योंकि y हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2 कर देंगे, तो एक हमारा है x माइनस वाई बराबर में 20 लिखा हुआ है, और दूसरा क्या है, दूसरा हमको दिख रहा है x प्लस वाई में हमारा 100 नजर आ रहा है। यहाँ पे y वाला हमारा कट गया, 2x बराबर हमारा 120 है, तो x बराबर 120/2 हो गया, यानी x बराबर हमारा 60 हो गया। x का वैल्यू 60 निकल गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जो हमारा समीकरण 1 है, क्या है समीकरण 1, x माइनस वाई है, तो x का मान 60 रख देंगे, माइनस वाई बराबर में हमारा 20 है। माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर हमारा -40 हो जाएगा, यानी y बराबर हमारा 40 हो गया। इस तरह से पहले कार की चाल कितने हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे कार की चाल हमारा कितने हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रश्न को भी हम लोग बना लिए, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। इसको भी हम लोग देखते हैं, आसानी से इस प्रश्न को भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यहाँ मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, लंबाई कितने मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं। चौड़ाई कितने मान लेते हैं, तो चौड़ाई हम लोग जो है y मान लेते हैं। तो आप लोग को क्षेत्रफल तो पता ही होगा, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना में चौड़ाई हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या कहा गया है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई को 5 कम कर दिए, क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को 5 कम कर दिए और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिए, चौड़ाई को 3 बढ़ा दिए, चौड़ाई को क्या कर दिए, 3 बढ़ा दिए,
तो जो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम जाता है, ये 9 वर्ग इकाई कम गया। तो यहाँ पे गुना कीजिए, x गुना y हमारा एक्स वाई हो गया, x गुना में 3 हमारा 3x हो जाएगा, माइनस में 5y हो गया, माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, 5 तिया 15 हो गया, एक्स वाई माइनस में 9 हो गया। फिर यहाँ पे हमारा एक्स वाई है, फिर यहाँ पे प्लस में 3x है, माइनस में 5y है। इस एक्स वाई को पहले ले आएंगे, घट गया, ये -9 है, इस 15 को दूसरे साइड भेज दिए तो प्लस हो गया। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एक्स वाई माइनस है, एक्स वाई माइनस हमारा कट गया। कट जाने के बाद बचा क्या, यहाँ पे हमारा बच जाता है 3x बचा है, 3x लिख दिए, माइनस में 5y, माइनस में 5y लिख दिए। अब बराबर में हमारा 15 में से 9 चला गया तो 6, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। पहला बात पता चल गया। अब अगेन अगला बात क्या है, अगला बात कर रहा है लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं। लंबाई को 3 बढ़ाना है और चौड़ाई को कितने बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है। चौड़ाई को 2 बढ़ा देंगे तो जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। 67 वर्ग इकाई जो है ये हमारा बढ़ जाता है। गुना करते हैं, एक्स वाई हो गया, 2 गुना एक्स हमारा 2x हो गया, 3 गुना y हमारा 3y हो गया, 3 गुना 2 हमारा 6 हो गया, बराबर में एक्स वाई है, अब प्लस में हमारा 67 है। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस में हमारा 2x है, प्लस में 3y है, इस 6 को दूसरे साइड भेजेंगे, एक्स वाई को पहले ले आए, 6 को दूसरे साइड भेज दिए तो घट गया। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि जो हमारा एक्स वाई है ये हमारा तो कट गया। एक्स वाई कटने के बाद बचा क्या, यहाँ पे हमारा 2x बचा, यहाँ पे हमारा 3y बचा, और 67 में से 6 चला गया तो ये हमारा 61 हो गया। इस तरह से ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। हमारे पास दो समीकरण आ गया। यहाँ पे दिख रहा है पहला में 3x है और दूसरा में 2x है। तो यहाँ पे हमको बराबर करने के लिए पहला वाला में 2 से गुना करना है और दूसरा वाला में 3 से गुना करना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 गुना में 2 माइनस समीकरण 2 गुना में हमारा 3 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कीजिए, समीकरण 1 में 2 से 3 दुना 6x माइनस 10y, 6x माइनस में 10y बराबर में कितने होगा, 6x माइनस में 10y बराबर में हमारा 12 हो जाएगा। 2 से गुना किए थे। अब यहाँ पे जो हमारा समीकरण 2 है इसमें 3 से करेंगे, 6x प्लस में 9y, 6x हो गया प्लस में हमारा 9y है, बराबर में यहाँ पे देख लो 3 से गुना करेंगे, 61 तिया 183 हो जाएगा, 183 हो जाएगा। 183 कर दिए, यहाँ पे घटाना है तो घटाने में पता है हम लोग को चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह इसका बदल दिए, एक्स वाला चला गया, -10 और -9 कितने हो जाएगा हमारा, माइनस में 19y, माइनस में 19y, अब बराबर में 3 में से 2 गया तो हमारा 1 हो गया, फिर यहाँ पे 8 में से 1 गया तो हमारा 7 हो गया, ये हमारा -171 हो जाएगा। -171 है। यहाँ पे आप लोग को तो पता ही है, अब माइनस माइनस हमारा चला गया तो y बराबर 171 बट्टा में 19, तो यहाँ पे 19 नमा यानी y का वैल्यू 9। अब समीकरण एक में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जो समीकरण हमारा 1 है, इस समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। समीकरण 1 गया किधर, समीकरण 1 में लिखा हुआ है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y।
3x माइनस 5y, y का मान हमारा 9 है, बराबर में 6 है। तो 3x बराबर 6 और 9 पचे 45। तो यहाँ से हमारा कितना दिख रहा है, 3x बराबर में 45 6 51 हो जाएगा। x बराबर 51/3, यानी x बराबर हमारा 17। तो इस तरह से लंबाई हमारा कितने हो गया, लंबाई हमारा x बराबर 17 मीटर हो जाएगा, और चौड़ाई जो हो जाएगा, चौड़ाई जो हो जाएगा y बराबर हमारा कितने आया है, 9 मीटर हो गया। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर के भी सभी प्रश्न को सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद है कि निश्चित रूप से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।